हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर रहने वाला है अपने लिए रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक जो अपन ने डिस्कस करा कुछ लास्ट लेक्चर्स के अंदर, वो था रिलेटेड टू किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स है, फ्री कंसेंट, और उसके अलावा अपन ने डिस्कस करा दैट इज द वैलिडिटी या लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अब अपन डिस्कस करने वाले, अभी तक डिस्कस करा वो था कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। अब ये टॉपिक्स जो अपने रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो पार्टीज की जो भी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रूल्स रहते हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे हुए हैं, उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से किया जाएगा, कौन परफॉर्म करेगा, कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है, और दूसरी चीज जो अपन को बताई जाएगी, एक तो हो जाएगा अपने लिए परफॉर्मेंस, दूसरा हो जाएगा टेंडर टू परफॉर्मेंस, यानी आपने सामने वाली पार्टी को अपना परफॉर्मेंस करने के लिए जो भी आपका पार्ट ऑफ प्रॉमिस है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो आप करने के लिए तैयार हो। आपने पार्टी को बोल दिया कि ये चीज मैं यही करने के लिए, जो भी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा था कि आप एक फॉर एग्जांपल 1000 टन्स ऑफ ऑयल सप्लाई करेंगे, तो मैंने अगर ऐसा कहा था और मैंने सामने वाली पार्टी को ये टेंडर कर दिया कि मैं 1000 टन ऑयल सप्लाई करने के लिए तैयार हूं आपकी बताई गई जगह पे, आपके बताए गए तरीके पे, बट सामने वाली पार्टी हो सकता है आउट ऑफ टाउन थी या किसी काम में उलझी हुई थी, उन्होंने बोला अभी नहीं, मैं आपको बताऊंगा तब आप परफॉर्म करना, तो वो वैलिड टेंडर का पार्ट हो जाता है। यानी मैंने प्रॉपर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए सामने वाली पार्टी को कोट कर दिया। अब वो सामने वाली पार्टी ने मना करा तो वो उसका हेडेक रह जाएगा। तो ये सारी चीजें अपन को बताई जाएगी रिगार्डिंग टेंडर फॉर परफॉर्मेंस। और उसके बाद जो अपन को बताया जाएगा दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो जाता है जो भी चीजें आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन करी थी, अब वो आप परफॉर्म करने से मना कर रहे हैं किसी भी कारणवश से, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माना जाएगा। और उसके रिलेटेड क्या क्या इंप्लीकेशंस रहेंगे, लीगल इंप्लीकेशंस रहेंगे, क्या क्या एक्शंस आपके अगेंस्ट में लिए जा सकते हैं, कोर्ट की क्या क्या ड्यूटीज रहेगी, वो सारी चीजें अपन को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक। सबसे पहली चीज अपने लिए आ जाती है इस लेक्चर के अंदर, वो रहेगा रिगार्डिंग योर परफॉर्मेंस। दैट सेक्शन 37 दैट द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म या ऑफर टू परफॉर्म। ऑफर टू परफॉर्म का मतलब हो जाता है अपने लिए टेंडर फॉर परफॉर्मेंस। टेंडर फॉर परफॉर्मेंस यानी आपने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए आप इच्छुक हो, आप तैयार हो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पर सामने वाली पार्टी ने आपको रोक दिया। तो या आप परफॉर्म कर रहे हो यानी एक्चुअल में आपने अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया, या ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस unless such performance is dispensed with or excused under the provision of contract act or any other law। यानी जो भी चीजें आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है या तो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी या टेंडर टू परफॉर्म करनी पड़ेगी, until and unless कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या किसी और लॉ में उसको मना कर दिया गया हो कि ये अगर आपने कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था वो परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, उसके अलावा जो भी चीजें आपने मेंशन करी है वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। दो तरीके की परफॉर्मेंस, सबसे पहला एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब एक्चुअली आप परफॉर्म कर रहे हो जो भी आपका काम है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। लायबिलिटी ऑफ सच अ पार्टी कम्स टू एन एंड, यानी जो भी चीज आपने बोली थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आपने परफॉर्म कर दी, तो आपकी लायबिलिटी वहां पर खत्म मान ली जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टीज की कुछ परफॉर्मेंस लायबिलिटी होती है इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया तो आप अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गए। ये चीज अपन को यहां पर बता रखी है। सेकेंड अपन को बता रखा है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, जिसका मतलब ये हो जाता है आपने एक्चुअल में काम जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन था वो किया नहीं है, एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं की है, बट आप करने के लिए तैयार है और सामने वाली पार्टी को आपने उसका कोटेशन या उसकी नॉलेज में आप ले आए हैं कि आप अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है। अब हो सकता है किसी कारणवश सामने वाली पार्टी ने मना किया हो, तो वो टेंडर फॉर परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मानी जाएगी। नेक्स्ट चीज जो अपन को बता रखी है दैट आर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर। अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया कि मैं काम करने के लिए तैयार हूं, सामने वाली पार्टी ने कहा ठीक है आप अपना पार्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कीजिए, और बाद में आप किंतु परंतु कर रहे हैं। इसके लिए ये सिचुएशन ना है, इसलिए अपन को बता रखे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर, यानी वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कब मानी जाएगी। सबसे पहला, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है वो पूरा परफॉर्म करने के लिए अगर आपने सामने वाली पार्टी को ऑफर किया है फॉर योर परफॉर्मेंस,
तो वो वैलिड टेंडर माना जाएगा। आपने बोला आपने 1000 टन मंगाया था, अभी 300 ले लो, बाकी मैं बाद में दूंगा, तो वो वैलिड टेंडर के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो कंडीशनल परफॉर्मेंस आपने डाल दी, अनकंडीशनल होनी चाहिए, तभी वो वैलिड टेंडर माना जाएगा। एग्जाम्पल यहां पे बताया गया है, X offers to Y the principal amount of the loan. This is not a valid tender since the whole amount of principal and interest is not offered. यानी अगर आपने किसी से लोन लिया है तो परफॉर्मेंस तब माना जाता है जब आप पूरा लोन चुका रहे हो टुगेदर विद ऑल द ड्यूज, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर आपने सामने वाली पार्टी को बोला कि मैं मेरे लोन का प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने के लिए तैयार हूं, उसके अलावा इंटरेस्ट का पोर्शन अपन बाद में देख लेंगे, और सामने वाली पार्टी ने अगर उसको मना कर दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करी, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने मुझे मना कर दिया था। क्योंकि जो चीज कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की थी वो पूरी चीज आप परफॉर्म करने के लिए इच्छुक नहीं थे, तो सामने वाली पार्टी के पास पूरा अधिकार है कि वो आपके अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को मना कर दे। सेकेंड, इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। एग्जाम्पल समझते हैं, If the promiser wants to deliver the goods at 1 AM, यानी आधी रात को अगर आप गुड्स डिलीवर करना चाहते हो तो वैलिड टेंडर नहीं माना जाएगा अनलेस इट वाज सो एग्रीड। अगर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था कि रात को 1 बजे या लेट नाइट भी डिलीवरी में एक्सेप्ट कर लूंगा और फिर वो मैं एक्सेप्ट करने से मना करता हूं, तो वो वैलिड टेंडर के अंदर कंसिडर किया जाएगा। बट अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा रिगार्डिंग द टाइम एंड प्लेस, तो ये अज्यूम्ड माना जाता है कि ऑफिस आवर्स के दौरान आप ये चीज की डिलीवरी देंगे। अगर आप रात को 1 बजे कॉल करके कहते हैं कि मेरी तरफ से सामान तैयार है, आप आके ले जाइए, तो वो वैलिड टेंडर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर टाइम एंड प्लेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो उस तरीके से आप करेंगे, अगर नहीं है तो रीजनेबल टाइम एंड प्लेस माना जाएगा। रीजनेबल टाइम यानी ऑफिस आवर्स यूजुअली माने जाते हैं, रीजनेबल प्लेस के अंदर आ जाता है या तो सामने वाले की वर्क प्लेस, वहां पर आप सामान डिलीवर करेंगे, या जहां पर भी आपने म्यूचुअली डिसाइड किया वहां पर आप सामान डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स, डिलीवरी ऑफ समथिंग टू प्रॉमिस समथिंग टू द प्रॉमिस बाय द प्रॉमिसर, promisee must have reasonable opportunity of inspection, यानी जो सामान आपने मंगाया, फॉर एग्जांपल आज की तारीख में अपन देखते हैं अगर आप कोई हाई वैल्यू आइटम जैसे कि मोबाइल फोन्स वगैरह अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं थ्रू अमेजोन और फ्लिपकार्ट, और खूब सारे फ्रॉड्स अपन ने देखे बीच में होने लग गए थे, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसके सिनेरियो में आपको वो चीज खोलकर दिखाई जाती है, यानी जो मोबाइल फोन आता है उसकी सील ओपन करके आपको दिखाया जाता है, ताकि आप भी श्योर हो जाएं कि जो सामान आपने मंगाया था वही है, वरना बाद में फ्रॉड के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसको कम करने के लिए अपन ने यहाँ पर डाल दिया कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए इंस्पेक्शन की, तभी वो वैलिड टेंडर माना जाएगा। नेक्स्ट, इट मस्ट बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन, गुड्स एंड अमाउंट। एग्जाम्पल, X a debtor offers to pay Y the debt due in installments and tenders for the first installment. This is not a valid tender. Minor deviation not invalid, यानी बिहारी लाल वर्सेस राम गुलाम, जिसके अंदर यह आ जाता है कि अगर थोड़े बहुत बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंजेस अगर आप करते हैं रिगार्डिंग जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस करा था उससे रिलेटेड, तो वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। बट अगर आप मेजर चेंजेस कर देते हैं, जैसे मैंने पूरी अमाउंट आपसे एक साथ मांगी थी, पूरा पैसा जो मैंने आपको उधार दिया वो एक साथ मांगा था, बट आप ऑफर करते हो कि मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा, तो आपने मेजर टर्म कंडीशन चेंज कर दी, तो वो वैलिड टेंडर के अंदर नहीं माना जाएगा। इट मस्ट बी मेड टू द प्रॉमिसी और इज ड्यूली ऑथराइज एजेंट, यानी जिसको आपने प्रॉमिस करा था उसी को वैलिड टेंडर आप दोगे। जैसे मेरे और आपके बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या अपन एग्जांपल लेते हैं मेरे और सीए पॉइंट के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मैं लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहता हूं या मैं अपनी परफॉर्मेंस करना चाहता हूं, तो मुझे सीए पॉइंट के ओनर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मैं रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हूं, या फिर उन्होंने किसी एजेंट को अगर अपने अपॉइंट किया हुआ है तो उसको मैं बोलूंगा कि मैं ये रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हूं। अगर उनके ऑफिस में मैं किसी भी स्टाफ को जाकर बोल देता हूं कि मैं तो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हूं और बाद में डिस्प्यूट होता है, तो मैं उनसे क्लेम नहीं कर सकता। रीजन बीइंग क्योंकि उनको मैंने वैलिड टेंडर फॉर परफॉर्मेंस नहीं दिया, क्योंकि जिससे आपकी कॉन्ट्रैक्ट या डीलिंग चल रही है आप उसी को वैलिड टेंडर फॉर परफॉर्मेंस दोगे, उसके किसी एजेंट को जिसको उसने ऑथराइज किया। किसी को भी जाके, या फिर अपन कह सकते हैं आप उसके, फॉर एग्जांपल मेरे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ अगेन ऑयल सप्लाई करने के लिए, मैं आपके गोडाउन आया, गोडाउन आकर मैंने आपके चौकीदार को बोला कि यार ये सामान मैं देने के लिए इच्छुक हूं, आपके सेठ जी से पूछ लीजिए वो लेना चाहते हैं या नहीं, तो वैलिड टेंडर नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो चौकीदार है वो ऑथराइज एजेंट वहां पर नहीं है। नेक्स्ट, इट मस्ट बी बाय अ पर्सन हु इज विलिंग टू
perform is part of performance. Next, in case of payment of money, tender must be of the exact amount due. It must be in legal tender. एग्जैक्ट अमाउंट ड्यू यानी मैं अगर आपसे 1 लाख रुपए मांगता हूं तो पूरा का पूरा पेमेंट अगर आप मुझे कोट कर रहे हो यानी 1 लाख रुपए अगर आप देने के लिए तैयार हो तो ही वो वैलिड टेंडर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट, व्हेन परफॉर्मेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, कब कब परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं होती. सबसे पहला, व्हेन परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल. आपने किसी चीज से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था, हो सकता है कार बेचने से रिलेटेड, अब कार जल गई या कार गुम गई तो नाउ परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल. नेक्स्ट, व्हेन पार्टी सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है पुराना कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसकी टर्म्स कंडीशन मोल्ड करनी पड़ जाए अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट या ड्यू टू एनी अदर रीजन, तो जब उसकी जगह आपने नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है तो पुराने को परफॉर्म करने की आपके लिए आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट, व्हेन द परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद. Example, A promises to paint picture for B. B afterward forbids him to do so. यानी B ने मना कर दिया. A is no longer bound to perform the promise. यानी A चाहता था, A रेडी था B की पेंटिंग बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए, बट अगर B ने मना कर दिया बाद में जाकर तो अब A को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइंडेड. रिजाइंडेड का मतलब हो जाता है अपने लिए कैंसल्ड. यानी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिलेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हो बाद में एप्लीकेबल होंगे, बट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो जो भी आपकी पार्ट ऑफ ड्यूटीज थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अब वो आपको परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट, व्हेन द प्रोमिसी रिजेक्ट्स द टेंडर फॉर परफॉर्मेंस. यानी आपने अपना पार्ट परफॉर्मेंस करने के लिए सामने वाली पार्टी को बोला, सामने वाली पार्टी ने टेंडर फॉर परफॉर्मेंस को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, तो आप अपनी ड्यूटी से फ्री हो गए. अब वैलिड टेंडर कब माना जाएगा वो अपने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा. वो सारी चीजों को फॉलो करते हुए अगर आपने सामने वाली पार्टी को एक वैलिड टेंडर फॉर परफॉर्मेंस दिया, सामने वाली पार्टी ने अभी आपको मना कर दिया या रोक दिया, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर अब आप अपनी ड्यूटी से फ्री हो गए रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस. एंड लास्ट, व्हेन इट इज अनलॉफुल. अनलॉफुल का मतलब इलीगल बेसिकली अपन कह सकते हैं. तो अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉ तोड़ते हैं, कोई इलीगल काम करने की कोशिश करते हैं, तो उस सिनेरियो में आपके अगेंस्ट में केस हो सकता है. इसीलिए जो भी अनलॉफुल चीज है वो आपके परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट, पर्सन्स लायबल फॉर परफॉर्मेंस. यानी किस किस की जिम्मेदारी बनती है परफॉर्म करने की. प्रोमिसर हिमसेल्फ, जिसने प्रॉमिस करा. कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल, taste or diligence, or contract founded upon the personal confidence or credit between the parties of such a nature which can be performed by the promiser himself. For example, CA point ने अगर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है for regarding the lectures of law, तो वो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मुझे खुद करनी पड़ेगी कि मैं आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मेरी स्किल्स, मेरी कॉम्पिटेंस, मेरी डिग्री, मेरी वे ऑफ टीचिंग को देखते हुए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही परफॉर्म करना पड़ेगा. दैट इज द प्रोमिसर हिमसेल्फ. नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव. काफी ऐसे सिनेरियोज होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल सप्लाई करना, कार सप्लाई करना, उसमें मेरी पर्सनल स्किल्स की कहीं पे भी आवश्यकता नहीं है, तो उसके केस में रिप्रेजेंटेटिव भी काम कर सकता है. In case of death of promiser before performance, his representative are bound to perform the promise unless a contrary intention appears from the contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मुझे ही पूरा करना पड़ेगा, तो मेरी डेथ के बाद कोई भी वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता. अदरवाइज मेरे रिप्रेजेंटेटिव को जो भी लायबिलिटी थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अगर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं थी तो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा. क्योंकि पर्सनल स्किल्स यूजुअली, फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कोई सिंगर के केस में भी, अगर सिंगर ने किसी कंपनी के साथ एक म्यूजिक एल्बम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस चीज को परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेम स्किल्स, वो सेम टैलेंट उस पर्टिकुलर पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव में अपन कंसिडर नहीं कर सकते. तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा. और नेक्स्ट आ जाता है एजेंट. प्रिंसिपल एजेंट अपन ने एजेंसी बिजनेस में समझा है. इन केस वेयर पर्सनल स्किल ऑफ द प्रोमिसर इज नॉट इन्वॉल्व्ड in the performance of the contract, promiser or his representative may employ a competent person यानी यहाँ पर एजेंट यानी अपने बिहाफ पे काम करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए किसी और पर्सन को भी अपन अपॉइंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, पर्सन इंटाइटल्ड टू डिमांड परफॉर्मेंस. सबसे पहला प्रोमिसी हिमसेल्फ. दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको सामान सप्लाई करूंगा, तो सामने वाली पार्टी यानी आप डिमांड कर सकते हो कि ये सामान मुझे सप्लाई करो. द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ ट्रस्ट, द बेनिफिशियरी एक्सेट्रा. ट्रस्ट के केस में अपन ने देखा 3 पर्सन होते हैं. एक तो हो जाता है अपने लिए
ऑथर ऑफ ट्रस्ट, एक हो जाते हैं अपने ट्रस्टी, और तीसरा हो जाता है अपने लिए बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी ऑल्दो डायरेक्ट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बेनिफिशियरी के बिहाफ पे अपन कह सकते हैं, ट्रस्ट के बिहाफ पे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्टी करता है, बट वो किसके फायदे के लिए किए जाते हैं, बेनिफिशियरी के फायदे के लिए। तो काफी ऐसी सिनेरियोज में बेनिफिशियरी को भी राइट मिलता है कि सामने वाली पार्टी से परफॉर्मेंस को डिमांड करे। और लास्ट केस में आ जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेम इन केस ऑफ द डेथ ऑफ प्रोमिसी, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव of the deceased promisee can demand performance of the promise, यानी जिसकी डेथ हो गई उसके बिहाफ पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर सकता है अपनी परफॉर्मेंस जो भी थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट अपने लिए आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो जाता है किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, एंड हो सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट नो लॉन्गर हैव एनी ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज बताए गए, सबसे पहला बाय परफॉर्मेंस, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं वो सारे तरीके अपन को बताए गए। सबसे पहला बाय परफॉर्मेंस, जो भी आपकी ड्यूटीज थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने मेरा पार्ट पूरा कर दिया, आपने अपना पार्ट पूरा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिस्चार्ज यानी खत्म। अब यहाँ पे खत्म का मतलब अपन को उस चीज से कंफ्यूज नहीं करना कि गलत तरीके से अपन खत्म कर रहे हैं। प्रॉपर परफॉर्मेंस होगी तो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, एंड हो सकता है। मैंने कार सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने कार सप्लाई कर दी, आपने मुझे पैसे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। सेकेंड, बाय एग्रीमेंट और कंसेंट, दोनों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और उसको खत्म करने के लिए अपन ने वापस एक कंसेंट पे आ गए कि अब मुझे कार नहीं चाहिए और मुझे पैसा नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल कार बेचने के लिए था, अगेन सेम सिनेरियो, मैंने बोल दिया कि यार मेरा कार बेचने का मूड नहीं है, और तुमने भी ये बोल दिया कि ठीक है सर मुझे भी कार खरीदने की पहले इच्छा थी, अब मेरे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से मैं कार नहीं खरीदना चाहता। तो अपन ने म्यूचुअली एक और कंसेंट या एग्रीमेंट बना लिया कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था अब वो हम परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी ड्यूटीज या लायबिलिटीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट थी वो हम परफॉर्मेंस करने के लिए इच्छुक नहीं है। तो म्यूचुअली डिसाइड करके भी आप ये चीज को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर फिक्स टाइम के लिए मैंने आपको कोई काम करने के लिए अपॉइंट किया था, फॉर एग्जांपल मैंने आपको अंडर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट किया 6 महीने के लिए मेरे यहाँ काम करने के लिए, 6 महीने खत्म हो गए, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। नेक्स्ट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब ये हो जाता है, फॉर एग्जांपल अपन ने डिस्कस करा एलियन एनिमी वाला सिनेरियो, मैंने पाकिस्तान के किसी आदमी के साथ, मैंने चाइना के किसी आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के बीच वॉर डिक्लेयर हो गया, इंडियन गवर्नमेंट ने एलियन एनिमी मान लिया वहां के सारे इंसानों को, दैट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑटोमेटिकली मेरा और सामने वाली पार्टी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो गया, अब मुझे उस चीज की परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था कि आपका कोई शिप से सामान आ रहा था, वो सामान लेने के लिए, अब हो सकता है रास्ते में शिप डूब गया, अब शिप डूब गया तो सामान भी नहीं आएगा, दैट इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाला सिनेरियो हो गया। या फिर अपन ने देखा था सिंगर ने कॉन्सर्ट के लिए अपॉइंटमेंट या अपन कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करा था, सिंगर की डेथ हो गई, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस केस में पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व थी, तो वहां आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी फोर्स नहीं कर सकते या उसके एजेंट को भी फोर्स नहीं कर सकते। तो इसके केस में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाला सिनेरियो हो गया, तो उसके केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज यानी खत्म। और बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दोनों पार्टीज की जो भी ड्यूटीज थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो हो सकता है दोनों परफॉर्म करने से मना कर दे, हो सकता है कोई एक पार्टी टर्म्स कंडीशन को तोड़ने की कोशिश करे, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। बट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, जो भी पेनल्टीज है, जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस है, वो फिर आपको फॉलो अप लेनी पड़ेगी, वो सब आपको फेस करनी पड़ेगी। Next, discharge by performance. Most common and natural mode of discharge of contract is by performance of contract. Performance can be of two types, actual, attempted. ये दोनों अपन ने डिस्कस कर ली। जो भी आपकी ड्यूटीज या लायबिलिटीज या फिर पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस था, आपने अपना परफॉर्मेंस कर दिया, अब वो एक्चुअल परफॉर्मेंस भी हो सकता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी हो सकता है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कैसे होता है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों तरीके से अगर आपने काम कर लिया, आपने अपना परफॉर्मेंस दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज यानी खत्म। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट. Just as contract is created by an agreement between the parties may also terminate or discharge the contract by a fresh agreement
और म्यूचुअल कंसेंट, जिसके अंदर सबसे पहला आ जाता है नोवेशन। नोवेशन का मतलब चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो चेंज एंड ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज, यानी हो सकता है दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, अब टर्म्स कंडीशन चेंज, सिचुएशन चेंज, तो हो सकता है आप नोवेशन यानी चेंजेस लाएं अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी। तो टर्म्स कंडीशन चेंज कर रहे हैं, साथ ही साथ पार्टीज भी अगर आप चेंज कर रहे हैं, मेरे आपके बीच में हुआ था, अब आपने कह दिया मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बट मेरा एक फ्रेंड है जो ये पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस कर सकता है, आप उसके साथ एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो नोवेशन के केस में पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, नया कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बनाया वो फोर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑल्ट्रेशन, नोवेशन में पार्टीज प्लस टर्म्स कंडीशन चेंज हो सकती है, ऑल्ट्रेशन के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करते हो विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। आप एक पार्टी अपनी मर्जी से टर्म्स कंडीशन चेंज नहीं कर सकती। रीजन अपन ने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में पढ़ा था कि कॉन्शियस एट ईडम होनी चाहिए, यानी दोनों पार्टी सेम चीज को सेम सेंस में समझ रही है तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब अगर कोई डिफिकल्टी आई है रिगार्डिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों पार्टीज मिलकर चाहे तो टर्म्स कंडीशन को चेंज कर सकती है। एक पार्टी बिना दूसरी पार्टी को बताए अगर टर्म्स कंडीशन चेंज करती है तो वो फ्रॉड के अंदर काउंट किया जाएगा। इसलिए ऑल्ट्रेशन के अंदर ध्यान ये रखना है कि दोनों पार्टीज मिलके एग्री कर रही है कि हम टर्म्स कंडीशन चेंज करना चाहते हैं तो ही वो चीज पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो अब टर्म्स कंडीशन चेंज करके जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो वैलिड रहेगा, पुराना वाला डिस्चार्ज। नेक्स्ट आ जाता है अपने लिए रिसेशन, मींस कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंसेंट ऑफ पार्टीज टू इट और बाय द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी यानी जिसको नुकसान हुआ, हो सकता है जोर जबरदस्ती से आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो, फ्री कंसेंट नहीं रही हो, अब उसने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नियम ना मानते हुए कैंसिलेशन की तरफ ले गया, दैट इज रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज मिलके जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया वैसे ये भी डिसाइड कर सकती है कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं, तो वो भी ऑप्शन अपने पास एक अवेलेबल है। नेक्स्ट है रेमिशन। रेमिशन मींस एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर परफॉर्मेंस इन डिस्चार्ज ऑफ अ होल ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब ये हो जाता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो आपसे 1000 यूनिट सप्लाई करने के लिए लिया था, बट हो सकता है अब मुझे उतनी जरूरत नहीं है और आप भी उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो मैंने आपको कहा आप 100 यूनिट सप्लाई कर दीजिए, तो उसको अपन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मानेंगे क्योंकि मुझे भी अब उस चीज की जरूरत नहीं है। तो वही चीज बता रखी है, remission means acceptance of a lesser performance in discharge for the whole obligation under a contract. और last waiver, waiver means the release of one party under contract by another, यानी हो सकता है मैंने under a contract आपको पैसे दिए, अब किसी कारणवश मुझे लगता है मुझे आपसे पैसे नहीं लेने चाहिए तो मैं वेवर दे सकता हूँ, यानी मैंने आपको अपनी परफॉर्मेंस से फ्री कर दिया, यानी मैंने बोल दिया कि मैंने आपको जो पैसे दिए वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, दैट इज योर वेवर, दैट इज रिलीज ऑफ वन पार्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बाय अदर। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है, दो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, एक अगर एग्री करती है दूसरे को रिलीज करना फ्रॉम द पार्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस, तभी वो वेवर के अंदर आएगा, कोई और इंसान वेवर नहीं दे सकता अदर देन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम व्हेन a contract is to be performed within stipulated time period and a party does not perform it within that time, the contract is discharged by lapse of time or fixed for its performance। यानी मैंने आपको बोला ये चीज आपको 6 महीने के अंदर करनी पड़ेगी, 6 महीने हो गए बट आप अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, तो ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने टाइम पीरियड स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आप अपना काम नहीं कर पाए तो वो लैप्स ऑफ टाइम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, in case of discharge by operation of law, it is assumed to be discharged by operation of law in the following situation: death, अपन ने डिस्कस करा, एक आर्टिस्ट या सिंगर ने कॉन्सर्ट का पैसा ले लिया था, बाद में उसकी डेथ हो गई, ऑपरेशन ऑफ लॉ। इंसॉल्वेंसी, दैट इज योर दिवालिया। मटेरियल ऑल्ट्रेशन विदाउट इन्फॉर्मिंग द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल ऑल्ट्रेशन का मतलब मेन कोई चीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, मेन क्लॉज ही आपने चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल ऑयल सप्लाई करने के लिए था एक पर्टिकुलर ब्रांड का, या कार सप्लाई करनी थी एक पर्टिकुलर ब्रांड की, मैंने कार तो सप्लाई कर दी बट ब्रांड चेंज कर दी, ये एक मटेरियल ऑल्ट्रेशन है। अगर मैं ऐसा ऑल्ट्रेशन बिना सामने वाली पार्टी को, विद नहीं, यहाँ पर अपने लिए हो जाएगा विदाउट इन्फॉर्मिंग द अदर पार्टी, तो वो केस में मटेरियल ऑल्ट्रेशन माना जाएगा, फ्रॉड के अंदर आ जाएगा, और दैट इज डिस्चार्ज बाय लॉ। और लास्ट, लॉस ऑफ एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपके बीच में, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो एविडेंस ही गुम हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक डॉक्यूमेंट था वो आपसे गुम हो गया, तो अब उसके अंदर आप किसी भी तरीके से उसको कह सकते हैं जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था।
नेक्स्ट, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी आप अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म करने से मना कर रहे हो, जो भी आपका पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस था वो आप देने से या वो आप करने से मना कर रहे हो, सो दैट इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिसिपेटरी, एक्चुअल। अब ये दो चीजें हो जाती है, समझते हैं। एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब ये हो जाता है कि ड्यू डेट से पहले, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था आपको कि 22 तारीख तक आप मुझे ये चीज सप्लाई करेंगे। अब 22 तारीख से पहले यानी आज की तारीख में अगर आप वो चीज परफॉर्म करने से मना कर देते, फॉर एग्जांपल 16 तारीख है आज, तो 16 तारीख को अगर आप अपनी परफॉर्मेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देते हैं टाइम से पहले, ड्यू डेट से पहले, तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं वेट करूं 22 तारीख तक, उसको यानी एंटिसिपेटरी ब्रीच को एक्चुअल ब्रीच के अंदर कन्वर्ट करने के लिए वेट करूं और उससे रिलेटेड जो भी एक्शन है वो आपके अगेंस्ट में लूं। एक तो ये ऑप्शन हो गया, और दूसरा मैं एंटिसिपेटरी ब्रीच को उसी दिन मानूं और यानी 16 तारीख को ही उसको एक्चुअल ब्रीच मान के और उससे रिलेटेड सारे एक्शंस आपके अगेंस्ट में लूं। तो एंटिसिपेटरी मतलब ड्यू डेट से पहले आपने हाथ खड़े कर दिए, एक्चुअल ब्रीच का मतलब ड्यू डेट वाले दिन आपने अपने हाथ खड़े करे। एंटिसिपेटरी ब्रीच, anticipatory breach of contract occurs when the party declares his intention of not performing the contract before the performance is due, यानी due date से पहले। First, express reputation, S agrees to supply A या अपन S ले सकते हैं, S agrees to supply B 100 tons of specified category of iron on 15/1/2006. On 31/12/2005, S expresses a unwillingness to supply the iron to B, यानी due date से 15 दिन पहले ही मना कर दिया। नेक्स्ट, पार्टी डिसेबल्स हिमसेल्फ, दैट इज इंप्लाइड बाय कंडक्ट, फोन नहीं उठा रहा, कार बेच दी, कार जल गई, कार गुम गई, ऐसा कोई सिनेरियो है तो बोला नहीं, पहला एक्सप्रेस था बोल के या लिख के, ये इंप्लाइड हो गया, फोन नहीं उठा रहा, गायब हो गया, दैट इज इंप्लाइड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपको टाइम पे सप्लाई नहीं करने वाला। नेक्स्ट आ जाता है एक्चुअल ब्रीच, इफ अ पार्टी फेल्स और नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, इट इज कॉल्ड द एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ड्यू डेट से पहले, एक्चुअल ड्यू डेट वाले दिन। नेक्स्ट अपने लिए जो चीज आ जाती है दैट इज रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ा जाता है तो यानी या अपन कह सकते हैं पार्टी की जो ड्यूटी थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगर वो परफॉर्म करने से मना कर देती है तो दूसरी पार्टी के पास क्या क्या रेमेडीज रहती है, क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, वो यहां पर अपन को बताया गया है। दैट इज रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली बात है, अगर सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया तो आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करोगे, कैंसलेशन। सूट फॉर डैमेजेस, डैमेजेस का मतलब हो जाता है जो भी आपको नुकसान हुए उससे रिलेटेड आप सामने वाली पार्टी के ऊपर केस कर सकते हो। Damages are the monetary award granted to an aggrieved party for the breach of contract. Aggrieved party का मतलब यहां पर हो जाता है जिस पार्टी को नुकसान हुआ, आपने मना किया, मुझे नुकसान हुआ तो मैं आपसे सूट फॉर डैमेजेस ले सकता हूं। नेक्स्ट, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट के अंदर आ जाता है मैंने अगर अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट परफॉर्म कर दिया है तो उस पार्ट की जो वैल्यू है वो मैं आपसे रिकवर कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे को 100 टन आपको सप्लाई करना था, इंस्टॉलमेंट में मैंने आपको 30 टन तो सप्लाई कर दिया और उसके बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए मना कर रहे हो तो 30 टन जो मैंने आपको सप्लाई किया उससे रिलेटेड जो भी पेमेंट ड्यू है वो मैं आपसे ले सकता हूं। दैट इज सूट फॉर क्वांटम मेरिट। व्हेन एन एग्रीड पार्टी हैज पार्टली परफॉर्म्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ही कैन सू फॉर द वैल्यू ऑफ सच पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। काफी ऐसे सिनेरियो ये हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं जहां पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसे से सामने वाले पार्टी के नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे देता है, ऐसा आदेश दे देता है कि इस सिनेरियो में पैसे से सामने वाली पार्टी के नुकसान की भरपाई आप नहीं कर सकते, तो जो आपने एग्री करा था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्म करने का वो अब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। दैट इज योर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जो आपने स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन करा वो अब आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन यानी कोर्ट का ऑर्डर आपको रोकने के लिए। इंजंक्शन प्रोहिबिट्स अ पार्टी फ्रॉम डूइंग और कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग व्हिच अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ये काम करेंगे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तो ये काम आपको नहीं करना,
या टाइम पे आपको सब चीजें करनी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि आप नहीं करोगे, ऐसा करने की कोशिश करते हो जिससे ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, तो उसके अंदर आप सूट फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब स्टॉप या अपन कह सकते हैं स्टे ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, जिससे आपको रोका जा सके कुछ ऐसा काम करने के लिए जो आपने पहले मना किया था या जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी अपने लिए रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब अपने लिए जो चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है दैट इज लास्ट, दैट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर अपने लिए आ जाता है, एक तो चीज आ जाती है जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करा तभी आपको पता था, और हो सकता है एक तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, यानी पहले आपको नहीं पता था, यानी नोन और अननोन इम्पॉसिबिलिटी। देन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल, द कॉन्ट्रैक्ट इज void, यानी शुरू में ही आपको पता था तो void माना जाएगा। According to section 56 there are two kinds of impossibility. पहला initial impossibility means the impossibility which existed at the time of making the agreement, यानी जब आप एग्रीमेंट बना रहे थे तभी आपको इम्पॉसिबिलिटी का एग्जिस्टेंस पता था। तो इसके केस में द इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में भी नॉन इम्पॉसिबिलिटी, जब पार्टीज को पता था, अगर पता था तो वो वॉइड ab initio यानी शुरू से ही गलत माना जाता। अननोन इम्पॉसिबिलिटी यानी दोनों पार्टीज अनअवेयर थी, फॉर एग्जांपल शिप से कोई सामान आ रहा था, शिप डूब गया जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, जब एग्रीमेंट बना रहे थे, बट दोनों ही पार्टीज को नहीं पता था, तो वो अननोन इम्पॉसिबिलिटी के अंदर आता है। व्हेन समटाइम्स बोथ द पार्टीज आर unknown of the impossibility of performance that existed at the time of making the contract. In such a case the contract becomes void when the impossibility is discovered. तो जिस टाइम पार्टीज को पता चलता है impossibility का, that is the initial impossibility, तब contract void माना जाएगा। तो इनिशियल इंपॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी, दो तरीके की इंपॉसिबिलिटी। इनिशियल इंपॉसिबिलिटी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तभी आपको पता था, तो वो void माना जाएगा। सब्सिक्वेंट के अंदर अपने लिए आ जाता है सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी, इट इज द इंपॉसिबिलिटी दैट अराइजेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Such impossibility arises by reason of some event beyond the control of the promisor, यानी जिसने प्रॉमिस किया था उसके कंट्रोल से बाहर। फॉर एग्जाम्पल शिप आ रहा था, आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, तब आपको था, रास्ते पहुंच गए, आधे रास्ते पहुंच गए, बाद में शिप डूब गया, वो आपके कंट्रोल के बाहर था। इन सच अ केस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void when the act becomes impossible or unlawful. A and B decided to marry each other before the time fixed for marriage. A becomes mad, यानी अनसाउंड माइंड का हो गया। अब अनसाउंड माइंड का हो गया तो साउंड जजमेंट नहीं मेक कर सकता, साउंड जजमेंट नहीं ले सकता, द कॉन्ट्रैक्ट इज void। अब इसके अलावा अपन को जो चीजें समझनी है दैट इज द केसेस ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग यानी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जो एग्जिस्ट नहीं करती थी व्हेन द टाइम यू आर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। कार के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, कार आ रही थी, जल गई, गुम गई या खराब हो गई, तो उसके केस में चोरी हो गई। तो ये सारी चीजें हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ द अल्टीमेट पर्पस। जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो पर्पस पूरा ही नहीं कर पाओगे, तो उसके केस में भी कॉन्ट्रैक्ट है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, चेंज इन सर्कमस्टांसेस। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे थे, अब सडनली वॉर टाइप सिचुएशन हो गई। इसके केस में एलियन एनिमी डिक्लेयर कर दिया आपकी गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को या दूसरी कंट्री के लोगों को, तो उस सिचुएशन में आपके कंट्रोल से बाहर है, दैट इज चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। तो अब कॉन्ट्रैक्ट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी ऑफ द प्रॉमिसर। एग्जांपल अपन ने देख लिया मैरिज वाला, सडनली लड़का पागल हो गया, तो उस सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। आउटब्रेक ऑफ वॉर के दौरान गवर्नमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है। और लास्ट, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि ये चीज अब आप परफॉर्म नहीं करोगे या ये चीज अब इलीगल डिक्लेयर कर दी कोर्ट ने, तो उस सिनेरियो में भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये थे कुछ सिचुएशंस जहां पर अपन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और प्रोविजंस अपन आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।